ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सब ठीक चल रहा था, पर विराज जामवाल के बाहर रहने के चलते ये ठीक होना भी न ठीक होने के बराबर था। काशवी, विहान, रिधान, आरो के लिए ये किसी तूफान के पहले को शांति जैसा था। रिधान बराबर से जामवाल्स पर नज़र रखाए हुए था, पर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन बाहर नहीं आ रहा था। आज सुबह से ही काशवी का मन खराब हो रहा था। उसे सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब कुछ ठीक होकर भी अजीब सी बेचैनी थी। तभी पियून आकर उसे मीटिंग का बोल गया। उसका मूड तो नहीं था, पर उनके लिए ये बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। क्लाइंट्स बहुत ख़ास थे, इससे उनकी कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला था, इसलिए उसे जाना पड़ा। कासू ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। आरो और विहान उसे गेट के बाहर ही मिल गए। तीनों अंदर आए और मीटिंग शुरू हो गई। काशवी, विहान और आरो के कंपनी के रूल में से एक रूल था कि सबके मोबाइल कॉन्फ्रेंस रूम में आने से पहले ही स्विच ऑफ हो जाने चाहिए, ताकि मीटिंग में कोई रुकावट ना आए। और एम्प्लॉय के घर बहुत ही इमरजेंसी में कोई ऑफिस के फ़ोन पर फ़ोन कर सकता है, तो ऑफिस का नंबर घर वालों को देना अलाउड था। अभी मीटिंग चली रही थी कि काशवी की सेक्रेटरी भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। सबकी नज़रें उस तरफ चली गई। काशवी अपनी जगह से खड़ी होकर, क्या हुआ सारिका? सारिका, मैम जल्दी बाहर आइए, एक लड़की आई है बाहर, वो बेहद बुरी हालत में है। ये सुनकर काशवी, आरो और विहान फट से अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भागे। काशवी ने देखा तो लिफ्ट बिजी थी, इसलिए वो भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। उसके पीछे आरो और विहान भी थे। काशवी जैसे ही नीचे आई, सामने देखकर वो 2 कदम लड़खड़ा गई। तभी आरो ने उसे संभाल लिया और विहान सामने की तरफ भागा। सामने रीना जख्मी हालत में थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और शरीर पर अनगिनत जख्म थे। विहान ने फ़ौरन अपने ब्लेजर उतारकर रीनल को पहना दिया। रीनल, जो कि आधी बेहोशी में थी, वो विहान को देखकर डर गई और ज़ोर से चीख पड़ी। तब तक काशवी खुद संभल चुकी थी। काशवी ने आगे बढ़कर रीनल को कसकर गले लगा लिया। काशवी को देखते ही रीनल ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में कासू को रीनल की पकड़ ढीली महसूस हुई, तो कासू ने उसे अपने से अलग करके देखा तो रीनल भी होश हो चुकी थी। विहान तो जैसे सदमे में ही जा चुका था। कासू चिल्लाते हुए, आरो, विहान, हॉस्पिटल चलो जल्दी से। विहान ने रीनल को बाहों में उठाया और कार की तरफ भागा। विहान ने रीनल को पीछे की सीट पर लिटाया तो कासू भी पीछे की सीट पर आकर बैठ गई और रीनल का सर अपनी गोद में ले लिया। आरो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और विहान उसके बाजू में बैठ गया। कार हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। काशवी अपने आंसू पोंछते हुए, विहान, पता लगाओ रीनल की यह हालत कैसी हुई और जो गार्ड्स हमने सेफ्टी के लिए रखवाए हैं वो कहाँ पर हैं। तभी उनकी कार लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। तीनों रीनल को लेकर अंदर की तरफ गए। रीनल की फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू हो गई। आरो, विहान और कासू तीनों रीनल के कमरे के बाहर बैठे हुए थे। तभी किसी ने आकर काशवी के कंधे पर हाथ रखा। काशवी ने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो रिधान था। कासू झट से रिधान के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। रिधान काशवी का सर सहलाकर उसे चुप करवा रहा था। थोड़ी देर बाद रिधान ने काशवी को खुद से अलग किया और उसको बेंच पर बैठाकर खुद भी उसके बाजू में बैठ गया। तब तक आरो कासू के लिए पानी लेकर आया। रिधान ने काशवी को पानी पिलाया, उसे शांत कराने लगा। रिधान थोड़ी देर शांत रहने के बाद, कासू शांत हो जाओ बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? अभी जो मैं तुमसे बोलूँगा तुम्हें उसे शांति से सुनना है और बिल्कुल रोना नहीं है। रिधान फिर से, तुम दोनों भी यहाँ आओ और मेरी बात शांति से सुनना और समझदारी से काम लेना, क्योंकि यहाँ एक गलती बहुतों की ज़िंदगी छीन सकती है। कासू ने हाँ में सिर हिलाया तो रिधान ने बोलना शुरू किया। जो भी रिधान ने कहा उसके बाद कासू की आंखें अंगारे उगलने लगी। कासू का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। रिधान ने बताना शुरू किया, आज रीनल का लास्ट पेपर था ना? काशवी, हाँ, अम्मा बता रही थी कि रीनल का लास्ट पेपर है। रिधान, हाँ, तो उसका एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ रीनल एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसके पीछे 2 लड़कियां भी अंदर गईं, पर वो तीनों लोग ही बाहर नहीं आए। विहान, ओह, पर गार्ड्स कहाँ थे? इतना सब हो गया फिर भी? विधान, बिहू, आजकल पैसे से सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। थोड़ा सा डरा धमकाकर और पैसों का लालच देकर ऋतिक जामवाल ने उन लोगों को अपनी साइड कर लिया।
आरो, वही तो गार्ड्स, अगर अपना काम सही तरीके से करते तो ये होता ही नहीं। ईधान, रिनल के बाद जाने वाली वो लड़कियां असल में ऋतिक के लोग थे, जो लड़कियों के गेटअप में अंदर वाशरूम में गए और फिर रिनल को बेहोश करके पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला। अब आगे की बात तो रिनल होश आने में के बाद ही बता सकती है। कास्बी गुस्से से चिल्लाते हुए, अगर इस बार उस ऋतिक जामवाल के कुत्ते भाई ने रिनल के साथ कुछ किया होगा ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, उसकी मौत तो तय है। तभी नर्स उन चारों के पास आई। तभी अम्मा रिनल के रूम से बाहर आई। ये हॉस्पिटल अम्मा का ही था। चारों अम्मा के पास आकर खड़े हो गए। कास्बी, अम्मा रिनल कैसी है? अम्मा, वो बिल्कुल ठीक है कासू, पर बहुत डर गई है। कास्बी, वो अम्मा रिनल के साथ कुछ। कास्बी की ज़बान लड़खड़ा रही थी पूछने में। अम्मा भाप गई कि कास्बी क्या पूछने वाली है। अम्मा, रिनल के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, पर गलत करने की कोशिश पूरी हुई है। ये सुनकर कास्बी की आंखें गुस्से से और लाल हो गई। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। अम्मा अपने दोनों हाथों में कासू का चेहरा लेते हुए, कासू बिल्कुल गुस्सा नहीं बच्चा, इस वक्त रिनल को आपकी ज़रूरत है और गुस्सा सब खराब करता है, आपको पता है ना। कास्बी एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए, अम्मा क्या हम लोग मिल सकते हैं रिनल से? अम्मा, हाँ मिल सकते हो आप लोग, बस ज़्यादा बातें नहीं करना, उसे अब आराम की बहुत ज़रूरत है, वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। चारों ने हाँ में सर हिलाया और रिनल के कमरे के अंदर चले गए। चारों कमरे के अंदर आए तो देखा रिनल एकटक सीलिंग को घूर रही थी और उसके आंखों के कोरों से आंसू बह रहे थे। कास्बी वहाँ एक स्टूल खींचकर बैठ गई और बाकी तीनों लड़के सोफा पर बैठ गए। उन्हें पता था कि इस वक्त रिनल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत कासू की है। विहान तो रिनल को ऐसे देखकर टूट सा गया था। कास्बी स्टूल पर बैठी और रिनल के सर पर हाथ फेरने लगी। फिर भी रिनल सीलिंग को ही घूर रही थी। रिनल, दीदी, क्या हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप हमें देंगी? कास्बी रिनल के सर पर हाथ फेरते हुए, बताओ ना बेटू, क्या चाहिए आपको? रिनल आंसू भरी आंखों से कासू की तरफ देखते हुए, दी, हमें नहीं जीना, हम मरना चाहते हैं। अम्मा से बोलने की हिम्मत नहीं है हमारी ये सब, पर हमें जीने की चाह बिल्कुल नहीं है। आपको पता है वो लोग हमें बेहोश करके उस विराट जामवाल के फार्म हाउस पर ले गए थे, जहाँ हमारे साथ पहले भी वो सब हो चुका है। जब हमें होश आया तो वो इंसान मेरी आंखों के सामने था। वो कमीना विराट जामवाल, आज फिर उसकी आंखों में वही दरिंदगी थी। मुझे होश आते ही वो मुझ पर झपटा और कहने लगा, तेरी वजह से इतने दिन जेल में रहना पड़ा मुझे, अब तुझे भुगतना है। पिछले टाइम तो बस मज़े लेकर छोड़ दिया था तुझे, पर रहम कर, पर इस बार सारी दुनिया तेरी इज्जत तार तार होते देखेगी। ये देख रही है ना सामने ये कैमरा, ये तेरी और मेरी दूसरी सुहाग रात रिकॉर्ड करेंगे और फिर ये सब सोशल साइट्स पर जाएगा। तेरी खूबसूरती सबको दिखनी चाहिए ना। दीदी, वो मुझे ज़बरदस्ती किस करने लगा। मैं उसे बार बार दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, पर उस पर दरिंदगी सवार थी। उसने मुझे बहुत थप्पड़ मारे, पर मैंने हार नहीं मानी दीदी। मैं लड़ी उसके साथ और मैंने साइड टेबल पर रखा वॉच उसके चेहरे पर मारा तो वो बौखला गया। उसने साइड में बड़ा बेल्ट उठाया और मुझे फिर पीटने लगा। मुझ में हिम्मत नहीं थी और लड़ने की, पर फिर इतनी ही बात दिमाग में आई कि अगर आज नहीं लड़ी तो फिर कभी ज़िंदगी में मुझे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया तो उसका सर बेड के कोने से जाकर टकराया तो वो बेहोश हो गया। फिर मैं पीछे के दरवाजे से भाग निकली। मैं कैसे भी करके आपके ऑफिस पहुंची थी, पर अब ऐसा लगता है कि मैं कब तक भागूं। इन सब से घर वाले अपना नहीं रहे हैं। बाहर निकले तो ये विराट जामवाल जैसे कमीने लोग भूखे बेड़ी जैसे झपट पड़ते हैं। इसलिए अब जीने की ख्वाहिश भी बाकी नहीं है। आप कुछ भी करो, मैं नहीं जीना चाहती। आप अपने हाथों से मुझे मौत दे दो ना, ये मेरी खुशकिस्मत होगी कि मैं आपके हाथों से मर जाऊं। रिनल की बात खत्म होते ही पूरे कमरे में एक अजीब शांति फैल गई थी। सबकी आंखों में आंसू थे। कास्बी की आंखें गुस्से और रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। कासू सख्त आवाज में,
अभी अगर हॉस्पिटल के बेड पर ना होती ना तुम बेटा तुम, तो मैं जोर से एक थप्पड़ लगाती कि तुम याद रखती। रिधान बीच में, कासू ने घूर कर रिधान को देखा तो रिधान चुप हो गया। कासू, एक काम करती हूँ, मार देती हूँ मैं तुम्हें गला दबाकर। सब कासू की तरफ हैरानी से देखने लगे। कासू फिर से, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं आप मुझे सब? रिनल ने कहा ना कि मैं मार दूँ उसे, तो मार देती हूँ मैं। कल को कोई और रिनल आएगी, उसके साथ फिर वही सब होगा। जामाल को तो साहब मिल जाएगी ना, वो यही चाहता है ना कि तुम मर जाओ और वो फिर से खुल्ला खुल्लम घूमे। उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, उसकी दरिंदगी की कोई सीमा नहीं रहेगी। तुम मर कर मुक्त हो जाओ कायरो जैसे, क्योंकि हिम्मत नहीं है तुम में लड़ने की। रिनल रोते हुए, सॉरी दीदी, माफ़ कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत गलत सोच लिया था, मैं बहुत हर्ट किया ना आपको। सॉरी दीदी, माफ़ कर दीजिए, मैं अब से बिल्कुल ऐसा नहीं सोचूंगी। कासू प्यार से रिनल के गाल छूते हुए, हाँ अभी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, फालतू की बातों को दिमाग से निकालो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि उस विराज जामवाल का अंत तुम्हारे ही हाथों होना है। इतना कहकर कासू अपनी जगह से उठी। कासू, मुझे थोड़ा काम है, आप लोग यहीं रुकिए हॉस्पिटल में, मैं आई थोड़ी देर में। इतना कहकर कासू बिना तीनों की तरफ देखे सीधा बाहर निकल गई। बिहान को वहाँ रुकने का बोलकर रिधान और आरो कासू के पीछे भागे, क्योंकि कासू इस वक्त बहुत गुस्से में थी। काश भी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो अपनी कार स्टार्ट करने ही वाली थी कि रिधान ने फटाफट आकर कार की कीज निकाल दी। कासू ने एक नज़र गुस्से में रिधान और आरो की तरफ देखा और कार से उतर गई। कासू सख्त आवाज़ में, रित, कार की कीज दीजिए। रिधान, कासू बात समझने की कोशिश करो, गुस्से में चीज़ें बिगड़ेंगी ही। कासू चिल्लाते हुए, मुझे नहीं समझना कुछ, आज तो सारे हिसाब होंगे उन जामवाल्स के। आरो, कासू समझने की कोशिश कर यार, हमारा एक गलत कदम बहुत से लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल देगा। कासू चिल्लाते हुए, तो क्या करूं, ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं और उन कमीनों का कुछ और करने का वेट करूं? आरो कासू को गले लगाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए, शांत हो जा बच्चा, रिलैक्स कर, उन सबको सज़ा मिलेगी, उनकी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है, पर गुस्सा सब काम खराब करता है। हमें सब चीज़ें ध्यान से करनी होगी ताकि हम में से कोई मुसीबत में ना पड़े। कासू आरो की बात सुनकर शांत हो गई। तभी कासू का फ़ोन बजा, कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। कासू ने कॉल उठाया। कासू, हेलो, कौन? सामने वाला शख्स ऋतिक जामवाल। उसकी आवाज़ सुनकर फिर कासू के हाव भाव बदल गए। कासू ने तुरंत फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। अब भी आरो और रिधान उसे असमंजस में देख रहे थे। कासू ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया। कासू तिरछी मुस्कान के साथ, अपने भाई के अंतिम संस्कार में बुलाने के लिए फ़ोन किया है क्या? कासवी को बात सुन रिधान और आरो समझ गए कि ऋतिक का फ़ोन है। वहीं कासू की ये बात सुन ऋतिक की आंखें गुस्से में लाल हो गई, उसकी नसें गुस्से में तन गईं। इस वक्त तो पूरी तरह से एक राक्षस लग रहा था। ऋतिक गुस्से में चिल्लाते हुए, जबान संभाल कर बात कर लड़की। कासू सख्त आवाज़ में, नहीं संभालती, मेरी मर्जी, मेरी जबान, मैं कुछ भी बोलूं, बोल, क्या करेगा? ऋतिक, कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो करूँगा भी। उस लड़की को मेरे हवाले कर दे, उसकी वजह से मेरा भाई इस वक्त हॉस्पिटल में है। उसकी ये बातें सुनकर आरो और रिधान को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन्हें पता था कि ऋतिक के लिए कासू ही काफ़ी है। कासू, ओए सुन, ये खोखली धमकियाँ ना किसी और को देना और एक औरत को कमज़ोर समझने की गलती करना छोड़ दे। औरत से बड़ी शक्ति की कोई मूरत नहीं है, ये तुझे अपने भाई को देखकर तो पता चल ही गया होगा। सो डोंट मिस विथ मी, नहीं तो अगली बार जरूर तुझे अपने भाई के क्रियाकर्म के लिए मुझे फ़ोन करना पड़ सकता है। ऋतिक गुस्से में, तू 2 कौड़ी की लड़की मुझे ऐसे बोलेगी? अब तक तो तुझे प्यार से समझा रहा था, पर अब नहीं। अब मेरे भाई की ऐसी हालत की कीमत तुझे और तेरे अपनों को चुकानी पड़ेगी। अब तू रुक और देख, उस लड़की से ज़्यादा बुरी हालत अब तेरी होगी। एक शैतानी हंसी हंसते हुए, तो खुद चलकर आएगी मेरे पास मेरे साथ सोने के लिए। उसकी ये बात सुनकर आरो ने अपने हाथ में मोबाइल ले लिया।
आरो गुस्से में। ओए कमीने, जबान संभाल कर बात कर। जान प्यारी है तो तुझे ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिधान, तुझसे जो बन पड़ता है वो कर। तेरी औकात नहीं है कि तू मेरी कासू का नाम भी ले सके और उसे कुछ कर भी सके, समझा? ऋतिक मक्कार हंसी हंसते हुए, अरे कासवी रानी के चमचों को बुरा लगा और बुरा लगेगा तुम लोगों को। रुक जाओ जरा सा और अपने परिवार को अकेला मत छोड़ना, ना जाने कितनी चिताएं जलानी पड़े साथ में। इतना कहकर ऋतिक ने फ़ोन रख दिया। कासू ने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने रिधान और आरो का एक एक हाथ पकड़ा। कासू, रिलैक्स करो आप दोनों। उस कमीने से ऐसी ही बातों की उम्मीद कर सकते हैं हम। रिधान सख्त, अब जब तक उसकी जान नहीं ले लेता ना, मुझे चैन नहीं आएगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें ये सब बोलने की? कासू, वो प्यार भरी बातें तो नहीं करता ना मुझसे। वो बौखला गया है रित, आरू, और वो अब कुछ भी करेगा मुझे अपने आगे झुकाने के लिए। आरो, अभी सब फैमिलीज़ की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कासू, तू और विहान, अम्मा, रिनल, उन्हें लेकर अपना घर पहुंच। उनका भी यहाँ रहना सेफ नहीं है। मैं और रिधान सबको लेकर अपना घर लेकर पहुँचते हैं। सब लोग एक जगह होंगे तो टेंशन नहीं होगी। रिधान, हाँ कासू, आरो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सही रहेगा। आप लोग निकलो जल्दी, हम भी घर जाते हैं। ये सुनकर आरो और रिधान फटाफट कार लेकर वहाँ से चले गए और कासू वापस हॉस्पिटल में चली गई। थोड़ी देर बाद सब लोग अपना घर में थे। आरो को अम्मा कहीं नज़र नहीं आई। पहले तो उसे लगा कि वो कोई और कमरे में होंगी या किचन में होंगी, पर बहुत देर बाद भी जब उसे अम्मा नहीं दिखी तो वो रिनल जिस कमरे में थी वहाँ रिधान के साथ पहुँच गया। क्योंकि कासू और विहान वहीं थे, रिनल अभी सो रही थी। रिधान अंदर आते हुए, कासू, अम्मा कहाँ हैं? वो कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही है? कासू, वो अम्मा और हम लोग निकल ही रहे थे कि एक इमरजेंसी पेशेंट आया। उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसे इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ा, तो अम्मा वहाँ रुक गई हैं। आपको पता है ना वो अपने काम के लिए कितनी डेडिकेटेड है। हमने बहुत जिद की कि वो चलें, सर्जरी तो और भी डॉक्टर कर सकते हैं, पर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा एक्सीडेंट बहुत बुरा है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, और वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात तो सबको पता है, और मैं रीनल को लेकर भी कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, तो मैंने अपने साथ वाले गार्ड्स वहाँ लगाए, क्योंकि सिराज भाई और ऋषि भाई कासू के गार्ड्स, इन पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो बचपन से मेरे साथ हैं और उन्होंने कभी मुझ पर कोई आँच नहीं आने दी। उनकी सर्जरी 2 घंटे बाद ख़त्म होने वाली थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो तुरंत अपना घर आ जाएंगी। रिधान, 2 घंटे तो होते आए हैं, अम्मा को कॉल करके देखो, वो फ्री हो गई हो तो उन्हें तुरंत अपना घर के लिए निकलने को बोलो। कासू। कासू ने हाँ में सर हिलाया और अम्मा को फ़ोन करने लगी, पर थोड़ी ही वक्त में उसके चेहरे पर परेशानी उभर आई। रिधान कासू के कंधे पर हाथ रख, क्या हुआ कासू? कासू घबराते हुए, अम्मा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। रित, विहान, अभी तक तो अम्मा की सर्जरी हो जानी चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। आरो, रिलैक्स करो, सब ज़रूरी नहीं है ना, अम्मा ने जितना टाइम बताया उतना ही टाइम लोगे, ज़्यादा भी तो टाइम लग सकता है। और अम्मा हमेशा सर्जरी के वक्त अपना मोबाइल अपने केबिन में छोड़कर जाती हैं, शायद मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो। रिधान, हाँ आरो सही कह रहे हैं, हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर फ़ोन करके देख लो, वो बता देंगी अम्मा कहाँ है। कासू हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर फ़ोन करने लगी, पर वहाँ का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। कासू को अब फिक्र होने लगी थी और साथ ही साथ डर भी लग रहा था। कासू परेशान होते हुए, फ़ोन नहीं लग रहा रित। रिधान हॉस्पिटल के बाहर के गार्ड्स को फ़ोन लगाने लगा, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं था। कासू ने एक बार फिर अम्मा को फ़ोन लगाया, इस बार फ़ोन लग गया। कासू ने राहत की सांस ली, तभी फ़ोन पिक हुआ, पर आवाज़ अम्मा की नहीं थी। कासू तुरंत उस आवाज़ को पहचान गई। कुछ बुरा होने का सोच कर ही वो घबरा गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने खुद को किसी तरह संभाला। उसका चेहरा देखकर विहान और आरो और निधान समझ चुके थे कि कुछ तो गलत है। निधान ने कासू के हाथ से फ़ोन लेकर स्पीकर पर रख दिया। फ़ोन पर सामने से एक मक्कार हंसी की आवाज़ आई। अब चारों की नसें गुस्से से तन चुकी थी। फ़ोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं, ऋतिक जामवाल था। ऋतिक, हेलो स्वीट हार्ट, कासवी सख्त आवाज़ में, विन योर लिमिट्स, अदरवाइज यू विल रिग्रेट फॉर इट। ऋतिक बेशर्मी से हंसते हुए, हाय ये गुस्सा, कसम से। कासवी गुस्से में चिल्लाकर,
वेयर इज़ अम्मा? उनका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कासू की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले रीनल के रूम में आ गए। रीनल जो अब तक सो रही थी वो भी कासू की आवाज़ से जाग गई। ईदान ने इशारे से सबको चुप रहने के लिए कहा। ऋतिक, आह, कि तुम्हारा एटीट्यूड, पर अफसोस कुछ देर में ये एटीट्यूड, ये घमंड कुछ नहीं रहेगा। सबको मैं चूर चूर कर दूंगा। कासू, बकवास बंद करो अपनी, एंड टेल मी कि अम्मा कहाँ है? ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ, बेहोश है वो अभी? कासू चिल्लाते हुए, क्या किया तुमने अम्मा के साथ? ऋतिक सख्त आवाज़ में, आवाज़ नीचे, मुझे पसंद नहीं कोई भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे। थोड़ी देर रुककर, मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारी उस अम्मा के साथ। साली बहुत फड़फड़ा रही थी इसलिए बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया उसे। अब बेहोश पड़ी है और वो अकेली नहीं है, सारे डॉक्टर्स भी अभी मेरे सामने ही हैं। तो बेहतर होगा कंट्रोल योर सेल्फ, नहीं तो मैं। उसकी आवाज़ सुनकर कासू तो 2 मिनट तक सुन रह गई। निदान, आरोह, विहान, हर्ष और हिमांशु के चेहरे पर भी बेहिसाब गुस्सा था। कासू खुद को शांत करते हुए, सबको इशारे से शांत रहने का बोलकर, उन सबको छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। ऋतिक, छोड़ दूंगा स्वीटहार्ट, पर बिजनेसमैन हूँ ना, गिव एंड टेक में बिलीव करता हूँ। कासू जानती थी उसका जवाब क्या होगा, फिर भी उसने पूछा, क्या चाहिए? ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम। ये सुनकर ही हिमांशु का खुद से कंट्रोल हट गया। वो जोर से चिल्लाया, औकात में रहे अपनी, तेरी जबान खींच लूँगा अगर मेरी बहन के लिए एक और घटिया शब्द बोला तो। ऋतिक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, मेरी औकात के बारे में मुझे तुझसे जानने की ज़रूरत नहीं है। कासवी चौहान, समझा दो अपने भाई को मुझसे कोई गलत बात नहीं करनी, नहीं तो यहाँ खून खराबा करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। कासवी ने अपनी नम आंखों से हिमांशु को ना में गर्दन हिलाकर कुछ ना बोलने का इशारा किया। हिमांशु के पास आकर उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी। ऋतिक, तो बोलो स्वीटहार्ट, क्या इरादा है? बस एक रात तुम्हारे साथ। इतना बोल ऋतिक जोर जोर से हंसने लगा। ईदान, विहान गुस्से में कुछ बोलने को ही हुए तो कासू ने दोनों को रोकते हुए कुछ ना बोलने का इशारा किया। ऋतिक फिर से जल्द सोचो और मुझे बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, और वैसे भी मुझे पता है तुम हाँ ही बोलोगी। इतना बोलकर ऋतिक ने फ़ोन रख दिया। उस कमरे में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। कासू तो बुत बनी खड़ी थी। इस शांति को हर्ष ने तोड़ा। उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसी हुई चौहान खानदान की बेटी के लिए ऐसा बोलने के लिए? अजीत जी, उसने गलती कर दी हमारे गुरूर के बारे में ऐसा सोच बोलकर। अशोक जी, आप सब शांत हो जाइए, हमारी पोती काफ़ी उन पापियों के लिए। आरो, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। विजय राठौर जी, अब पुलिस कुछ नहीं करेगी। वीरेंद्र शेखावत, क्यों चाचा जी? विनायक शेखावत, क्योंकि जो यहाँ के डीजीआई हैं उनके पोते को विशंभर जामवाल ने किडनैप कर लिया है। राजेश जी, हाँ, अभी हमारे इन्फॉर्मर से थोड़ी देर पहले ही पता चला। रंजीत शेखावत, मतलब अब जो भी करना है हमें ही करना है। तभी रीनल ने कुछ कहा जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। तभी रीनल बोलने लगी, कासू दीदी। कासू रीनल के पास जाते हुए, क्या हुआ बेटू? रीनल रोते हुए, दी, आप मुझे उन लोगों के पास भेज दो। मैं अपनी वजह से आप लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकती। आप लोग ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कर चुके हो। विजय राठौर, बच्चा ऐसा नहीं सोचते। हम आप लोगों को उन लोगों के पास भेज देंगे तो वो लोग खुद को और ताकतवर समझेंगे और फिर वो ऐसी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। विनायक शेखावत, इसलिए जामवास को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें भी अपनी औकात और अपने गलत कर्मों की सज़ा मिले। उन्हें भी तो समझ आना चाहिए कि अब की बार वो गलत लोगों से भिड़ गए। अशोक चौहान, बहुत हो गई उन लोगों की मनमर्जी, उन्हें अब सज़ा तो भुगतनी ही है। न जाने कितने हंसते खेलते परिवार बर्बाद किए उन लोगों ने, कितनी ही लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। अगर आप उनके पास चली जाएंगी रीनल, तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, उनके कारनामों को सह मिल जाएगी और फिर आगे भी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। कासू रीनल के सर पर हाथ फेरते हुए, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा बेटू। ऐसे डर डर के जियोगी तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। इसलिए कभी कमज़ोर नहीं होना, हमेशा डट के सामना करना है, समझे? रीनल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। कासू ने सारे लोगों से कुछ देर बात की, तभी आरो का फ़ोन बजने लगा। आरो ने फ़ोन उठाया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसने कुछ देर बात करके फ़ोन रखा और फिर घर वालों को बताया तो घर वालों के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। बीना जी कासू की तरफ देखती हैं और उनकी आंखों में नमी उतर आती है। कासू उनकी तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हुआ माँ? बीना जी कासू के सर पर हाथ रखकर, पता ही नहीं चला हमारी लाडो कब इतनी बड़ी, बहादुर और समझदार हो गई। पर लाडो, आप हमारे घर की इकलौती लड़की हो। हमारा दिल नहीं मान रहा है आपको ऐसे भेजने के लिए। हम दूसरा कोई रास्ता सोचते हैं ना। कासू अपनी जगह से उठकर बीना जी के पैरों में बैठ गई। माँ, आप परेशान मत होइए। अगर मैं आज वहाँ नहीं गई तो उनको लगेगा कि मैं डर गई, और आप तो नहीं चाहेंगी ना कि कोई आपकी कासू को ऐसे बोले। और दूसरा कोई प्लान सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। पर जिन लड़कियों के साथ वो गलत करते हैं, जिन्हें बेचते हैं, वो भी तो किसी की बेटियां थी ना, और यकीनन वो भी अपने परिवार की बहुत लाडली होंगी। पर उन दरिंदों ने उनकी इज्जत, उनकी ज़िंदगी के साथ खेला है। आज उन लोगों की इस घटिया खेल का अंत होना ज़रूरी है माँ। और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो, हर सशक्त आवाज़ में, खबरदार, कुछ भी बोला तो थप्पड़ पड़ेगा। कासू अपने कान पकड़कर, नहीं बोलूँगी भाई, सॉरी। सरला चौहान कासू के कंधों से पकड़कर उसे उठाते हुए, बीना क्यों रो रही हो? हमारी कासू बहुत स्ट्रांग है, वो उन लोगों को करारी मात दे आएगी। कासू का माथा चूमते हुए, हमें हमारी पोती सही सलामत चाहिए, समझिए आप? कासू नम आंखों से सर हिलाते हुए, जी दादू। हर्षा और हिमांशी कासू के सर पर हाथ रखते हुए, आप अपने काम में जरूर सफल होंगी कासू, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आरो और विहान आकर कासू के गले लग गए। कासू ने रिधान की तरफ देखा तो रिधान की भी आंखें नम थीं। कासू के देखते ही रिधान की नज़रें फेर ली। वो नहीं चाहता था कि कासू से लेकर परेशान हो, पर कासू ने रिधान के आंखों की नमी देख ली थी। इतने में कासू का फ़ोन रिंग करने लगा तो कासू ने एक नज़र अपने फ़ोन पर डाली। वहाँ ऋतिक का नंबर शो हो रहा था। कासू ने एक लंबी सांस ली और फ़ोन उठा लिया। कासू, मैं आ रही हूँ। कासू के इतना कहते ही सामने से ऋतिक की मक्कार हंसी की आवाज़ आ गई। ऋतिक हंसते हुए, यही उम्मीद थी स्वीटहार्ट तुमसे। अच्छे से तैयार होकर आना, आखिर सुहाग रात है हमारी। ये सुनकर सब लोगों की मुट्ठियाँ गुस्से में कस गई। कासू गुस्से में, औकात में रहे अपनी, समझा? ऋतिक, ओ स्वीटहार्ट को तो गुस्सा आ गया अचानक अपनी आवाज़ सख्त करते हुए। एक बार आ तो जाओ, औकात बताता हूँ तुम्हें मैं अपनी, और कोई चालाकी नहीं। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आज पुलिस भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर में एक ग्रे कलर की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकेगी, उसमें बैठ कर आ जाना। कासू, पहले तुम अम्मा और डॉक्टर्स को छोड़ोगे, समझे? ऋतिक, आवाज़ नीचे, समझी? अपने ये तेवर संभाल कर रख। मेरी बात मानने के अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम हॉस्पिटल आओ, मैं सारे डॉक्टर्स और तुम्हारी अम्मा को छोड़ दूंगा, फिर हम मेरे फार्म हाउस चलेंगे, देन वी विल हैव फन। फिर से ऋतिक एक मक्कार हंसी हंसने लगा। कासू शांत ही रही, कुछ बोली नहीं। ऋतिक फिर से, कोई होशियारी नहीं करना, अकेले ही आना, वरना तुम्हारे पहुंचने के पहले ही इन सबको मार दूंगा, और तुम ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहोगी। थोड़ी देर में मेरी कार तुम्हें पिक करने आ जाएगी। इतना बोलकर ऋतिक ने फ़ोन काट दिया। कासू, कुछ देर में ऋतिक की कार मुझे लेने आएगी, मुझे जाना होगा। आप सब बिल्कुल टेंशन मत लेना प्लीज़। सब जैसा सोचा है वैसा होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होगा तो भी आप लोग बिल्कुल पैनिक मत करना। आश्रम अच्छे से संभाल लेना। कासू की लास्ट बातों पर किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि वो लोग इस वक्त टेंशन में थे। रिधान एक कॉल करने के बहाने पहले ही बाहर निकल गया था। कासू ने सबका आशीर्वाद लिया, सबसे मिली और बाहर निकल गई। बाहर रिधान उसका ही आने का वेट कर रहा था। रिधान ने कासू को देख अपनी दोनों बाहें फैला दी। कासू झट से आकर उसके सीने से लग गई। इस वक्त दोनों की आंखें नम थी। रिधान कासू से अलग होकर उसका माथा चूमते हुए, जाना, बहुत स्ट्रांग हो तुम। उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना, ज़रूरत पड़े तो किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटना। मैं संभाल लूँगा बाकी सब, एंड आई लव यू। कासू ने हाँ में सिर हिलाया और रिधान के चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोली, आई लव यू टू।
आप भी अपना और बाकी सबका ख्याल रखिएगा। जैसा प्लान है वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे कुछ निदान कासू की बात बीच में काटते हुए उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए, कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझी तुम? कासू ने हाँ में सर हिलाया और रिधान से अलग होकर उसका माथा चूम लिया और आगे बढ़ गई। रिधान उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर वो अंदर चला आया। कासू भी बाहर खड़ी कार के अंदर बैठकर निकल गई। थोड़ी ही देर में कासू हॉस्पिटल के बाहर थी। वो अंदर गई तो एक रूम के बाहर सारे गार्ड्स खड़े थे। कासू सीधे अंदर आ गई। कासू ने देखा तो सारे डॉक्टर्स और अम्मा एक साइड बैठे थे और एक तरफ विराज जामवाल, ऋतिक जामवाल और बिशंभर जामवाल बैठे थे। कासू सीधे जाकर अम्मा के गले लग गई। कासू को देखकर विराज जामवाल, ऋतिक जामवाल और बिशंभर जामवाल के चेहरे पर एक बेशर्मी भरी मुस्कान आ गई। अम्मा बार बार कासू को कह रही थी कि वो यहाँ क्यों आई। ऋतिक जामवाल ने तुरंत गार्ड्स को इशारा किया तो वो अम्मा और बाकी डॉक्टर्स को वहाँ से ले जाने के लगे। कासू जाकर उन गार्ड्स के सामने खड़े होकर, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? छोड़ो इन सबको, जाने दो इन सबको, मैं आ गई हूँ ना। ऋतिक एक तिरछी मुस्कान के साथ उठकर कासू की तरफ बढ़ते हुए, अरे स्वीटहार्ट, बहुत भोली हो यार, तुम जो मेरी बातों में आ गई। खैर, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब इन्हें यहाँ लेकर आए हो तो कुछ फ़ायदा ही कर लेते हैं ना। कासू ऋतिक को धक्का देते हुए, तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? हाथ नहीं लगाना इन्हें। कासू के धक्का देने की वजह से ऋतिक लड़खड़ा गया। इस वजह से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बिशंभर ताव में आकर, ए लड़की, अपनी हाथ में रह, समझी? वैसे भी तेरी अकड़ तो तोड़नी ही है। विराज जामवाल गार्ड्स की तरफ देखकर, ले जाओ इन्हें, आज जो डील होने वाली थी उसमें काम आ जाएगी। कासू ऋतिक का कॉलर पकड़ते हुए, डील? कैसी डील? तुम अपनी जबान से नहीं मुकर सकते। ऋतिक एक खींच के थप्पड़ कासू को मारता है, जिससे कासू संभाल नहीं पाती और लड़खड़ा जाती है। उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था। ऋतिक कासू को उंगली दिखाते हुए, खबरदार, जो दोबारा से मेरे कॉलर को हाथ लगाया तो चुपचाप रहो, वही बेहतर है तुम्हारे लिए। ऋतिक ने गार्ड्स को इशारा किया तो गार्ड्स तुरंत अम्मा और बाकी डॉक्टर्स को वहाँ से लेकर के चले गए। ऋतिक ने कासू का एक हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगा। उसके पीछे विराज जामवाल और बिशंभर जामवाल भी जाने लगे और उसके साथ कुछ गार्ड्स भी। कासू ऋतिक से छूटने की बार बार कोशिश कर रही थी पर वो छूट नहीं पा रही थी। ऋतिक ने लगभग कासू को धक्का देकर गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। उनके पीछे वाली गाड़ी में विराज और बिशंभर थे और उनके पीछे गार्ड्स की गाड़ी थी। लगभग आधे घंटे बाद सारी गाड़ियाँ आकर जामवाल के फार्म हाउस के बाहर रुकी। ऋतिक पहले खुद बाहर आया, फिर कासू को खींचकर निकाला और घसीटते हुए अंदर ले गया। हॉल में लाकर लगभग उसे बीच में फेंक ही दिया। कासू ने झट से खुद को संभाला और खड़ी हो गई। कासू गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, कैसे घटिया लोग हो तुम, इंसानी रूप वाले भेड़िए, जो लड़की देखी नहीं उस पर झपट्टा मारते हैं। अपने घर की बहन बेटियों को भी ऐसी नज़र से देखते हो क्या? बिशंभर चिल्लाते हुए कासवी के बाल पकड़कर, चुप बैठ वरना जबान काट दूंगा तेरी। कासवी उसे अपने से दूर धकेलते हुए, ओए बुड्ढे, कब्र में जाने का टाइम आ रहा है तेरा और तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? तेरे भी सारे पापों का हिसाब होगा बे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स सप्लाई करना, ऐसे कई काले धंधे हैं ना तेरे बेटा, तू तो बहुत बुरा जाएगा। विराज जामवाल कासू के पास आकर उसका गला कसकर पकड़ते हुए, हाँ हैं हमारे काले धंधे, बोल क्या करेगी? करते हैं हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स भी बेचते हैं हम, बोल क्या करेगी? साली खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तू क्या बिगाड़ेगी हमारा? बिशंभर हंसते हुए, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा विराज। थोड़ी ही देर में इसकी वो हालत होने वाली है कि इसकी आत्मा भी मर जाएगी। और सुन, तेरी वो जो अम्मा है और वो डॉक्टर्स है ना, उनके दिल से लेकर किडनी तक सब बेचूंगा, पर तू कुछ नहीं कर पाएगी। कासू के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसने अपना एक हाथ झटके से छुड़ाया और विराज जब तक समझ पाता, कासू ने उसकी दोनों टांगों के बीच वार कर दिया। विराज तिलमिलाता हुआ जमीन पर गिर गया। तभी एक जोरदार थप्पड़ कासू को आकर लगा, उसके बाद और एक, ऐसे करते लगभग 5 थप्पड़ उसे मारे गए। कासू लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसने नज़र उठाकर देखा तो ऋतिक लाल आंखें लिए उसे घूर रहा था। कासू के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। कासू अभी तक संभली नहीं थी कि ऋतिक ने उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा किया। ऋतिक,
तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में खड़ी होकर मेरे भाई पर हाथ उठाती है। उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए, चल तेरी औकात दिखाता हूँ तुझे। बिशंबर पीछे से विराज को उठाते हुए, बहुत फड़फड़ा रही है ये लड़की, अच्छे से अकड़ उतारना इसकी। कासू लगातार ऋतिक के हाथ पर तो कभी टांगों पर वार कर रही थी, पर ऋतिक को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके सामने वाले एक कमरे के अंदर कासू को धक्का दिया और खुद भी अंदर चला गया और कमरा लॉक कर दिया। बाहर बिशंबर ने विराज को सोफे पर बैठाया और नौकरों से डॉक्टरों को कॉल करने को कहा। यहाँ अंदर कमरे में आते ही ऋतिक ने जोर से कासू को बेड पर धक्का दिया और खुद कासू के ऊपर झुक गया। कासू ने जोर से एक फाइट उसके मुंह पर मारी। कासू का हाथ उसे इतनी जोर से लगा कि उसके सामने के दांत तक हिल गए थे। उसे लगा था कि ये नाजुक सी लड़की का हाथ इतनी जोर से लग जाएगा। ऋतिक कासू का हाथ पड़ते ही बौखला गया था। उसने जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, कासू ने जोर से एक लात उसके पेट में मार दी। वो संभल नहीं पाया और पीठ के बल अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर गया। कासू दरवाज़ा खोलकर जाने लगी, पर वो ऋतिक जामवाल तो कमीना था, एक नंबर का। वो कहाँ हार मानने वाला था। उसने जोर से कासू की एक टांग पकड़कर खींच ली। कासू ने अपना पैर झटक कर उसका हाथ झटकना चाहा, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने कासू के पैर जोर से पकड़कर मोड़ दिया। यहाँ जोर से एक आवाज़ के साथ जामवाल फार्म हाउस का डोर खुला और हिमांशु चौहान, हर्षल चौहान, अजय राठौर, रिदान, आरो, विहान, रीनल और उनके साथ बहुत सारे गार्ड्स थे और पुलिस भी थी। उन्हें देखकर तो बिशंबर और विराज के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे लगा नहीं था कि ये लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। बिशंबर ने अपने गार्ड्स को तुरंत इशारा किया तो वो सब उनसे भिड़ने लग गए। रिधान को कासू और ऋतिक कहीं नजर नहीं आए तो उसका दिल बैठ गया। उसे पता था कासू इन लोगों को अच्छे से सब सिखा देगी, पर ऋतिक जैसा हैवान किसी भी हद तक जा सकता है, वो भी इन्हें अच्छे से पता था। उसने सब तरफ नज़र घुमाई, तभी सामने के दरवाजे पे उसकी नज़र पड़ी जो अंदर से बंद था। वो तुरंत उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी एक जोरदार झटके के साथ दरवाज़ा खुला। सबकी नज़र उस तरफ चली गई। कासू ऋतिक का एक पैर पकड़ उसे घसीटते हुए ला रही थी। कासू की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसने हॉल के बीचों बीच लाकर ऋतिक को छोड़ दिया। ऋतिक अब तक भी वैसे ही पड़ा था। पुलिस वालों ने सारे गार्ड्स और वहाँ के जितने भी आदमी थे उन्हें अरेस्ट कर ले गए। अब वहाँ पर सिर्फ कुछ सीनियर्स ऑफिसर्स, सिराज और ऋषि और ऋतिक, विराज, बिशंबर थे जिन्हें ऑफिसर्स ने जकड़ रखा था। रिधान ने कासू की हालत देखी तो झपट कर उसके कपड़े कहीं कहीं से डैमेज हो गए थे। रिधान ने तुरंत अपने साथ लाई हुई शॉल उसे उड़ा दी। डीजीआई साहब तुरंत आगे आए और बिशंबर को एक जोरदार चाटा मार दिया। हिम्मत कैसी भी तेरी मेरे पोते पर नज़र डालने की। बहुत दिन से तुझे अरेस्ट करना चाहता था, पर कोई तेरे खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं था। विहान, तुझे क्या लगा बिशंबर, तू सर के पोते को किडनैप कर लेगा और उन्हें धमकाएगा हमारी मदद ना करने के लिए? उसे कोई छुड़ा नहीं पाएगा और पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर पाएगी। पर देख, हमने उसे भी छुड़ा लिया और तू यहाँ हमारे सामने मुंह लेकर खड़ा है। विहान बताने लगा कि वो सब जब प्लानिंग कर रहे थे और आरो का जब फ़ोन बजा था तो वो अजय का था। वो लोग हनीमून से लौट चुके थे, पर इतनी सारी प्रॉब्लम में वो लोग भूल ही चुके थे। आरो ने सारी सिचुएशन अजय को बताई तो दिव्या को अपने घर के इमरजेंसी एग्जिट, जो कि एक खुफिया दरवाज़ा है आश्रम के पीछे वाले हिस्से में जहाँ जंगल जैसा बनाया गया है, वहाँ छोड़कर चला गया था। डीजीआई सर के पोते को छुड़वाने और वहाँ जब वो अचानक से गार्ड्स को लेकर पहुँचा तो किडनैपर सावधान नहीं थे, तो उन्हें आसानी से डीजीआई सर के पोते को छुड़वाने में। ये सब सुनकर तो ऋतिक, विराज और बिशंबर को तो जैसे करारा तमाचा पड़ा था। तभी कासू की नज़र अम्मा पर गई तो उनकी तरफ बढ़ गई और जाकर उनके गले लग गई। अम्मा भी एक हाथ से कासू की पीठ चला रही थी और एक हाथ से बाल। विराज और बिशंबर की भी नज़र उस तरफ चली गई। आरो हैरानी हुई ना देखकर कि अम्मा सही सलामत है, और अम्मा ही क्या, उनके साथ के बाकी डॉक्टर्स भी सही सलामत हैं और तेरे सारे अड्डे भी बंद हो चुके हैं बेटा। ये सुनकर तो तीनों के चेहरे का रंग ही सफ़ेद पड़ गया था। आरो बताने लगा कि कैसे जिस दिन ऋतिक ऑफिस आया और उसने विहान पर हाथ उठाया और फिर कासू ने उस पर हाथ उठाया, फिर कैसे ऋतिक ने धमकी दी और फिर रिधान आया था। ये सब रिधान का ही आइडिया था कि वो जितने भी अपना घर की लेडीज़ हैं उसने हाथ में सेम ब्रेसलेट रहेगा जिसने जीपीएस रहेगा।
तो अगर उन्हें कोई किडनैप करता है तो उनकी लोकेशन तुरंत पता चलेगी, और वैसा ही सेम ब्रेसलेट कासू के हाथ में भी है। ये सुनकर तीनों को एहसास हो रहा था कि उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और वो कितने बेवकूफ़ थे। हर्षल, सर ले जाइए इन्हें। कासू, एक मिनट भाई, सर क्या जाने से पहले तीनों बाप बेटे की थोड़ी खातिरदारी नहीं हो सकती? तीनों सवालिया नज़रों से कासू को देख रहे थे। रिजियाई सर मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स बेटा। कासू तुरंत साइड में पड़ा एक हॉकी स्टिक उठा कर ले आई और रिनल के हाथों में थमा दिया। सब समझ गए अब क्या होने वाला है, और तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रिनल ने अपने हाथ में हॉकी स्टिक लिया और उन तीनों की तरफ बढ़ गई। बिसंबर हकलाते हुए, देख लड़की, दूर रह, तू जानती है हम कौन है, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा ये सब। रिनल जोर से अपनी हॉकी स्टिक बिसंबर के पैर पर मारते हुए, कितना घटिया इंसान है तू, अभी भी धमका रहा है मुझे। उन तीनों को जोर जोर से हॉकी स्टिक से मारते हुए, क्या समझते हो तुम लोग, लड़कियां सिर्फ अपने बिस्तर बिछाने के लिए होती हैं? औरत जात को बस पैरों की धूल समझते हो? पर तुम्हें पता है, तुम लोग मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम ना मर्द हो, ना मर्द। अगर हम नहीं है ना तो तुम लोग नहीं हो। अपनी जन्म देने वाली माँ को भी ऐसे ही देखता है क्या? वो नहीं होती तो तुम नहीं आते क्या इस दुनिया में? फिर भी तुम जैसे कमीने लोग औरत को बस भोगने की चीज़ समझते हो, जो तुम्हारा बिस्तर गर्म करती है। अरे औरत ही तो होती है जो तुम्हारी बहन, बीवी, बेटी होती है। वो नहीं होगी ना तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा, ना ही जिंदगी, समझे? विहान रिनल को पकड़कर, बस रिनल, इन हरामियों के हाथों से अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। विहान की बात सुनते ही रिनल ने एक तरफ हॉकी स्टिक फेंक दी। हिमांशु, अब ले जाइए सर इन्हें, बिसंबर चिल्लाते हुए। ऐसे कैसे ले जाइए? इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं मेरे खिलाफ। कासू, ओए शांत रह, समझा? ज़्यादा फड़फड़ा मत। कासू ने अपने इयरिंग्स निकाल कर सर को दे दिए और बताया कि ये इयरिंग्स दिखने में तो नॉर्मल डायमंड इयरिंग जैसे थे, पर उसमें कैमरे के माइक दोनों ही थे, तो उसमें अब तक की सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो चुकी थी। कासू इसीलिए यहाँ आई थी ताकि वो इन सबसे सारी सच्चाई उगलवा सके, उन तीनों का ध्यान भी असली चीज़ों से हटाकर अपने ऊपर ला सके। ये सुनकर तो बिसंबर को बस हार्ट अटैक आना बाकी था। बिसंबर उन सबको उंगली दिखाकर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। रिदान, तू निकल बुढ़े यहाँ से। पुलिस उन सबको वहाँ से अरेस्ट करके ले गई। उनके जाने के बाद सबने एक ग्रुप हक किया। सब कासू को शाबाशी दे रहे थे क्योंकि ये सब प्लान कासू का ही था। सब वहाँ से निकल गए। पहले उन्होंने अम्मा और रिनल को अपना घर छोड़ा, फिर वो अपने मेंशन की ओर निकल गए। वो लोग मेन गेट तक ही पहुँचे कि वहाँ सारी लेडीज जमा थी। बिमला राठौड़ के हाथ में आरती की थाली। उन्होंने सबसे पहले कासू की आरती उतार कर अंदर किया। कासू को काफ़ी चोट आई थी, इसलिए डॉक्टर पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कासू को पेन किलर दी और उसके जख्मों को ड्रेसिंग कर दी। उसके बाद कासू और बाकी सब भी फ्रेश होने चले गए।